आज की कहानी मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, विक्रम बेताल की नित नई कहानी आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ अपने अंदाज में। विक्रम को एक नई कहानी बेताल सुना रहा है। वो कहता है कि विक्रम, वीरदेव नाम का राजा वीरपुरी के अंदर अत्यंत दयावान, धर्मवान, शौर्यवान, बलवान, प्रजा रक्षक, प्रजा की पालना अपने पुत्रवत करने वाला, विविध विद्याओं का अधिपति सुचारू रूप से अपने राज्य का निर्वहन करते थे। उनकी पत्नी थी पद्मावती, और पद्मावती और वीरदेव को सिर्फ और सिर्फ एक ही कन्या थी, नाम था अनंगरती। अनंगरती इकलौती लड़की होने के कारण से अत्यंत लाड़ प्यार से राजा और रानी ने उसकी परवरिश की, उसकी साल संभाल की। स्त्रियोचित समस्त विद्याओं को राजा वीरदेव ने अपनी पुत्री को सिखाया। अनंगरती, अनंग कामदेव का नाम है, अर्थात उसकी रति, उसकी प्रियसी अनंगरती। मतलब कामदेव भी जिसके ऊपर आसक्त हो जाए ऐसा रूप और लावण्य नामानुरूप अनंगरती का था। अत्यंत सुंदर, अत्यंत विनम्रता से परिपूर्ण, अत्यंत शूरवीर। राजा के मन में अपनी पुत्री को देखकर कभी भी ये विचार नहीं आते थे कि काश मुझे एक लड़का होता, क्योंकि समस्त राजकुमारों के गुण भी अनंगरती के अंदर थे। दक्ष थी, विचक्षण थी, बुद्धिमती थी, प्रतिभा संपन्न थी। जब यौवनावस्था के रूढ़ी के ऊपर, यौवनावस्था के पादत्राण के ऊपर जब उसने अपने चरण रखे, प्रत्येक पिता को चिंता होती है कि मेरी बेटी का किसी अच्छे घर के अंदर विवाह हो। तो राजा थे तो राजा के हिसाब से सोचते थे कि अनंगरती किसी सुंदर राजकुमार जो कि योग्य हो प्रत्येक तरह से, हर तरह से, मेरी बेटी के समानता वाला, उसके साथ यदि इसका विवाह हो जाए तो मैं संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लूं। क्योंकि जीवन का, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का यही सार है। शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। बचपन विद्याध्ययन के अंदर व्यतीत करो, यौवन विषयों का रसास्वादन लो, विषयों का उपभोग करो। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, बुढ़ापे के अंदर मुनियों की तरह आचरण करो, सन्यासियों की तरह जीवन यापन करो, और अंत में योग के द्वारा तनुत्यजाम, इस शरीर का विसर्जन कर दो। यह हमारी नीति है, यह हमारी संस्कृति है। एक दिन यही सब कुछ सोचकर वीरदेव ने अपनी पत्नी पद्मावती के साथ जब वे एकांत में बैठे थे तो अनंगरती को बुलावा भेजा। अनंगरती आई और कहने लगे कि बेटा, अब तुम सयानी हो गई हो, यौवन की दहलीज पर तुम्हारा प्रथम चरण आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि तुम किसी योग्य वर के साथ में विवाह कर लो, तुम्हारी इजाज़त हो तो हम वर देखना शुरू करें।
किसी अच्छे राज्य के राजकुमार से तुम्हारा यह संबंध हम जोड़ दें। अनंगरती ने कहा कि पिताश्री, अभी तो बहुत समय है, आपको इतनी जल्दी क्या है? कि बेटा, जो भी तुम्हारा पति होगा ये सब कुछ तुम्हें और उसे ही तो संभालना है, और हम चाहते कि हम वानप्रस्थ आश्रम के अंदर सन्यासियों की तरह अपना जीवन यापन करें। अभी हमारी उम्र हो चुकी है और तुम सयानी हो, तुम सब कुछ संभाल सकती हो। अनंगरती ने कहा, पिताश्री, अभी तो अपने राज्य की सीमा कहां से कहां तक है मुझे ये भी पता नहीं है। पहले मैं अपने राज्य को अच्छी तरह से देख लेना चाहती हूं, घूम फिर कर। और अब मैं इस अवस्था में पहुंच गई हूं कि आप भी मुझे बाहर जाने से रोकोगे नहीं। मैं अपनी कुछ चुनिंदा सहेलियों के साथ में, कुछ अंगरक्षकों के साथ में, सिपाहियों के साथ में 10-12 दिन का एक टूर निकालती हूं और अपने पूरे राज्य को विविध नगरों में जाकर, गांवों में जाकर क्या चल रहा है, कहां पे क्या कमी है, कहां पे किस चीज की खामी है, उस गांव को, उस नगर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, यह मैं देख लेना चाहती हूं। राजा वीरदेव बड़े खुश हुए कि बेटा, कितना अच्छा विचार है तुम्हारा, तुम आज ही तैयारियां करो जाने की, मैं व्यवस्था करवाता हूं। पद्मावती ने कहा कि महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? राजकुमारी किस तरह से गांव में जाएगी, शहरों में जाएगी? आपने फटाक से उसकी बात सुनते उसको हां कह दिया। रानी को वीरदेव कहने लगे कि पद्मावती, तुम जानती हो हमारी बेटी सर्वगुण संपन्न है और अब वो बड़ी हो चुकी है, अब वो गुड़िया नहीं है, उसे जाने दो। आखिर राज्य में कहां क्या चल रहा है वो जानेगी, देखेगी तो उस तरह से उसकी सोच बनेगी। यहां बैठे बैठे लोगों की सुनकर जो ज्ञान हासिल होना चाहिए वो उसे बाहर जाकर मिलेगा, और बाहर जाने से ही विविध तरह के दृश्यों को देखकर, विविध लोगों को मिलकर, विविध लोगों की बातें सुनकर जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। तुम इस बात को नहीं समझती हो, पर मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए अनंगरती का ये जो निर्णय है भ्रमण का विविध नगरों के अंदर, क्योंकि हमारे राज्य की सीमा में कितने सारे नगर हैं, उसका ये निर्णय अत्यंत उचित है और मैं उसकी सराहना करता हूं। रानी पद्मावती चुप हो गई, आखिर पति के सामने क्या बोले। इधर अनंगरती अपनी सहेलियों के साथ में, परिचारियों के साथ में, कुछ अंगरक्षकों को लेकर अपने रथ पर समारूढ़ होकर निकल पड़ी। अनंगरती प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए चली जा रही थी। आज तीसरा दिन था, कहीं उचित स्थान देखकर उनका डेरा जम जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते निहारते वो प्रकृति के साथ में समरस होती चली जा रही थी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। 3 दिन हो गए तो पद्मावती रानी अपने पति महाराज वीरदेव से कहने लगी कि महाराज, आज 3 दिन हो गए और अनंगरती की कोई समाचार नहीं है, अब तक उसे आ जाना चाहिए। हंसते हुए वीरदेव कहने लगे कि तुम कैसी बात करती हो, अभी तो 3 ही दिन हुए और हमारे राज्य की जो परिधि है, सीमा है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। उसे तो 1 महीना लग सकता है सब कुछ पूर्ण राज्य में भ्रमण करते करते, और वो रुकते रुकते तो जा रही है। और चिंता की क्या बात है, अंगरक्षक है, उसकी सहेलियां है, आप व्यर्थ में चिंता मत करो। पर मां तो मां होती है, भला एक दिन भी बेटे की खबर नहीं आई तो बेचैन हो जाती है। वही हाल रानी पद्मावती का हो रहा था। पर राजा वीरदेव निश्चिंत थे
अचानक एक गांव के अंदर एक वस्त्र निर्माता जो कि व्यापारी था, उसने देखा कि राजकुमारी आ रही है, तो उसने अपने वस्त्रों में से एक साड़ी निकाली और राजकुमारी अनंगरती को भेंट की और कहा कि आपके ऊपर ये साड़ी बहुत खूबेगी, बहुत सुंदर दिखोगे आप इसे परिधान करके। अनंगरती सचमुच में उस साड़ी को देखकर, उसकी बनावट को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। उसने कहा, ये किसने बनाई? वस्त्र निर्माता कहने लगा, मैं व्यापारी हूं और ये साड़ी मेरे बेटे ने बनाई है। हमारा इसी गांव के अंदर एक छोटा सा कारखाना है, सैकड़ों लोग उसके अंडर में काम करते हैं, उसके दिशा निर्देश में काम करते हैं। आप यदि उचित समझो तो मेरे कुटिया को पावन कर सकती हो और वहां पे आपको विविध तरह की और भी ज्यादा साड़ियां देखने को मिलेगी। अपना लोभ अनंगरती संवरण नहीं कर पाई और उस वस्त्र निर्माता के साथ में पहुंच गई। उसका बेटा हम उम्र का था अनंगरती के, बहुत सुंदर व्यापारी का बेटा, उसका परिधान, उसका बोलने का लहजा, और जो भी व्यापारी रहते हैं ना, बड़ी विनम्रता के साथ में पेश आते हैं। और राजकुमारी स्वयं जब उनके कारखाने के अंदर आई है, उनके स्टोर रूम को जब उसने देखा तो तरह तरह की साड़ियां देखते ही रह गई। कहने लगी, ये तुम सब कैसे करते हो? तो उसने कहा कि ये कला मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई है और ऐसी साड़ियां हमारी नगरी में, हमारे राज्य में और कोई नहीं बना सकता। राजकुमारी ज्ञान पिपासु थी, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को हासिल करने वाली थी। उसने कहा, वाह, क्या ये कला तुम मुझे सिखा सकते हो? क्यों नहीं? मुझे विरासत में जो कुछ पिताजी ने दिया है उसमें मैंने अपनी बुद्धि से बहुत कुछ नया करने की कोशिश की है। और पिताजी, अब मुझे तो समय ही नहीं मिलता है, पिताजी इन सभी साड़ियों के लिए देशों में नहीं विदेशों में भी जाकर आए हैं और आज किसी तरह का हमें अभाव अभियोग नहीं है। आप यदि सीखना चाहती हो तो ये तो मेरा सौभाग्य है। राजकुमारी ने कहा, मैं जरूर सीखना चाहूंगी, पर कितना समय लगेगा? श्रेष्ठी पुत्र ने कहा कि इसमें समय तो आपको बहुत लगेगा, क्योंकि एक एक धागा को किस तरह से हम मशीन के अंदर डालकर परफेक्ट मेजरमेंट लेके उसमें चित्रकारिता कैसे करते, उसमें तो आपको समय ही लगेगा। राजकुमारी ने कहा कि मैं तो अभी परिभ्रमण के लिए निकली हूं, मैं जरूर ये विद्या आपसे सीखूंगी। और वहां से वो निकल पड़ती है। जंगल के रास्ते से उनको दूसरे नगर में जाना रहता है। तो जंगल में प्रवेश करते ही एक ऐसा व्यक्ति उन्हें मिलता है जिसके कंधे के ऊपर तोता बैठा हुआ रहता है और वो तोता कुछ कह रहा था और एक व्यक्ति उसके साथ में वार्तालाप कर रहा था, मानो दोनों बातें कर रहे हो। राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब इसका भी ध्यान राजकुमारी की तरफ गया तो इसने कहा कि राजकुमारी जी, आप कहाँ जा रही हो? कि मैं इसी जंगल से नगर में जा रही हूं, तो आप इस जंगल से इस समय में मत जाइए। राजकुमारी ने कहा, क्यों? कि मेरे मित्र ने कहा है कि इस जंगल में एक बब्बर शेर आगे ही बैठा हुआ है। तुम्हारे मित्र ने? हाँ, मेरे मित्र ने, ये तोता मेरा मित्र है और अभी अभी इसने कहा कि उधर बब्बर शेर बैठे तो हम उधर नहीं जाएंगे, तो आप भी मत जाइए। ये तुम्हारा मित्र है और तुम इसकी भाषा समझते हो? हाँ, मैं सिर्फ इस तोते की नहीं, मैं यहाँ के समस्त पशु पक्षियों की भाषाओं को जानता हूं। और सचमुच में ये व्यक्ति तोते के अलावा
कौवे की, मोर की, हिरन की, सबकी भाषा जानता था और सबके साथ में वार्तालाप करता था। उसने चुटकियों में तोता क्या कह रहा है बता दिया। तोता भी कहने लगा, देखो आपके सामने ही ये कह रहा है, पर तोते की भाषा राजकुमारी नहीं समझ पाई। उसने कहा, अच्छा ये क्या ज्ञान तुम मुझे दे सकते हो, कैसे सीखा तुमने? कि बचपन से ही मैं जंगलों में घूमता रहता हूं, धीरे धीरे इनके साथ रह रह कर इनकी भाषा समझने लगा और मैंने बोलने की कोशिश भी की तो ये भी मेरी भाषा समझने लगे। राजकुमारी बड़ी प्रभावित हुई। ये तो अद्भुत इंसान है। प्रत्येक इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, पर इसमें तो अद्वितीय गुण है। पशु पक्षियों की भी भाषा जानता है और उनके साथ वार्तालाप करता है। इसकी इच्छा बलवती हो उठी कि तुम मुझे भाषा जरूर सिखाओ। पर राजकुमारी जी, ये भाषा सीखने के लिए एक दिन या 2 दिन नहीं, बरसों लग जाते हैं। तो ठीक है, जब भी मेरा मन होगा तो मैं तुम्हारे पास आया करूंगी, नहीं तो तुम राजभवन में आकर मुझे सीखा सकते हो। राजकुमारी जी, ये भाषा राजभवन में आकर सीखनी नहीं होगी। ये भाषा इन्हीं पशु पक्षियों के साथ में रहकर ही सीखी जाएगी। ओ ठीक है, जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं 2-3 महीनों के लिए इधर ही आऊंगी, पर आज तो मुझे अब जाना है। ठीक है राजकुमारी जी, आप नगर में जाइए, पर इस रास्ते के बजाय आप इस रास्ते से जाइए। ये रास्ता आपके लिए सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इधर बब्बर शेर बैठा हुआ है। राजकुमारी बताए गए दूसरे रास्ते से नगर की तरफ चल पड़ी। उस नगर में पता चला कि उसी बब्बर शेर ने किसी मरीज को काटा था और लोग भागते भागते, क्योंकि ये दूसरे रास्ते से गई और इस रास्ते से लंगड़ाता हुआ एक व्यक्ति वैद्य की खोज के लिए निकला था। तो सभी ने कहा कि वैद्यराज तो यहीं रहते हैं, आप उनके पास चले जाइए, जख्म बहुत ज्यादा हो रहा है। राजकुमारी ने देखा तो खून टपक रहा था। राजकुमारी के सैनिकों ने उसे सहारा दिया और वैद्यराज के वहां पहुंचाया। वैद्यराज जी ने देखा कि सजी धजी राजकुमारी, उसे आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ पर राजकुमारी। राजकुमारी ने कहा कि इसे शायद किसी जंगली जानवर ने काटा है। तो वो व्यक्ति जो कि बेहोश हो चुका था, काफी खून उसका स्राव हो रहा था, वैद्य जी ने देखते ही कहा कि इसे किसी शेर ने काटा है, शेर ने इसका मांस नोच लिया है, पर दैवयोग से ये बच गया है, वरना मुश्किल हो जाता। पर मैं इसे अभी जीवन दान दे सकता हूं, इसे मरने नहीं दूंगा। राजकुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, शेर ने काटा है। शेर के गड़े हुए दांतों को देखकर वैद्यराज जी ने तुरंत बता दिया था। उसने कहा, ऐसे कई लोग मेरे पास है, विविध तरह के रोगी। अभी थोड़े दिन पहले भी एक ऐसा ही शेर का शिकारी मेरे पास आया था। उसने कहा कि मैं तो गया था शिकार करने के लिए, पर शेर ने मुझ पर ही हमला बोल दिया और उसके छाती का मांस उसने नोच लिया था। पर उसके साथ में जो सहशिकारी था, उसने उस शेर को तीर चलाकर शेर को भगा दिया, क्योंकि शेर थोड़ा सा घायल हुआ, मरा नहीं तो आज ये दूसरा पेशेंट नहीं आता यदि शेर उसी दिन मर जाता। तो देखिए, अभी तो 3 ही दिन हुए, पर उसका घाव अब कितना भर गया है। सचमुच में उसके छाती का घाव भर चुका था और वो आराम से धीमी धीमी आवाज में बातें भी कर रहा था। फिर वैद्यराज ने कहा, ये तो शेरों का नोचा हुआ आपने पेशेंट्स को देखे हैं, किस्सा सुना है, आप आइए। उसने विविध तरह के पेशेंट दिखाए और कहा कि ये लोग इतने गरीब हैं और इतने, मैं इनसे पैसा भी नहीं लेता हूं, पर जो मैंने विद्या सीखी है इससे मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं कि मैं समाज सेवा करूं। और उसने अपने, एक तरह से आज की भाषा में अस्पताल ही कहूंगा, वहां पर उसने विविध तरह के रोगियों को रोग से मुक्त होते हुए देखा। रोगियों ने भी मनसोक्त तारीफ की वैद्यराज जी की कि ये वैद्य हमारे लिए तो भगवान है।
आज ये नहीं होते तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके होते। मन ही मन राजकुमारी सोचने लगी कि हमारे राज्य में राजवैद्य की ऐसी कमी है कि यदि मैं इन्हें ही अपना राज्य वैद्य घोषित कर दूं, बना लूं तो कितना अच्छा, क्योंकि ये तो देव पुरुष है, समाज के साथ में जुड़ा हुआ है, ना लोभ ना लालच, किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, पर ये अपने उद्देश्य में सफल हो रहे। राजकुमारी ने कहा कि क्या ये कला आपने कहाँ से सीखी, ये विद्या आपको कहाँ से आई? उसने कहा ये तो मैं परंपरा से सीखता चला आ रहा हूं और जंगल की ही जड़ी बूटियों से मैं इन लोगों को ठीक करता हूं। क्या आप मुझे सिखाओगे? वैद्य जी ने कहा कि मैं जरूर सिखाऊंगा आपको। राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं ये विद्या आपसे जरूर सीखूंगी। उस नगर में कुछ दिन रुकने के पश्चात राजकुमारी वापस अब अपने राजभवन की तरफ, राजमहल की तरफ चलने के लिए समुद्यत हुई। तो रास्ते में उसी जंगल से उसे वापस आना था। शिकारियों ने भी इस तरह के जानवरों को, विविध जहरीले जानवरों को आदि को पकड़ने के लिए अपने विविध अभियान चलाया करते थे। एक ने सिकंजा डाल के रखा था लोहे का, जैसे ही कोई जंगली जानवर उसमें पैर डालेगा वो सिकंजा टाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये कला कोई आज की नहीं है, प्राचीन परंपरा से चली आ रही है और आज हम सोचते हैं कि वाह क्या नया यंत्र बनाया है। ये सब विद्याएं हमारे ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान और इतने तीक्ष्ण विचारधारा के थे कि उनके मन में नित्य नई आइडिया आती थी। तो वो यंत्र इस तरह से था। बच गई राजकुमारी तो साथ में चलने वाले अंगरक्षकों ने और सिपाहियों ने कहा कि राजकुमारी इन पत्तों पे बहुत धीरे धीरे पैर रखिएगा, नहीं तो आप रथ में ही बैठ जाओ, आप पैदल मत चलो। पर राजकुमारी को बड़ा मजा आ रहा था इस तरह से जंगल में सैर करने का, पैदल ही। खैर राजकुमारी तो शूरवीर भी थी। अचानक राजकुमारी के पैर में एक फंदा, रस्सी का पैर रखते ही उसने फंदे ने जकड़ लिया और पेड़ पर राजकुमारी ऑटोमेटिक खींची चली जा रही थी और वो उल्टी हो गई। राजकुमारी का सर नीचे और पैर ऊपर, क्योंकि पैर में वो फंदा फंस गया था और फंदा खींचा जा रहा था। ये सब कुछ ऑटोमेटिक तरह से शिकारियों ने करके रखा था। राजकुमारी चिल्लाई, ये क्या हो गया? क्योंकि ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया था, अचानक हो गया था। अब होता क्या है, अचानक जो शिकारी था राजकुमार, राजकुमारी को जिसने फंदे में डाल दिया था, उस शिकारी ने जब देखा तो उसके तो होश उड़ गए। यहां तो जानवर फंसने के बजाय कोई स्त्री आ गई है। वो फटाक से आया और देखा राजकुमारी काफी ऊपर खींची चली जा रही थी। उसका ध्यान गया तो ऊपर एक कोबरा बैठा था पेड़ पे और कोबरा फन फैलाकर था। राजकुमारी नीचे गिरे तो भी उसको चोट आ सकती थी क्योंकि काफी ऊपर चली गई थी, और ऊपर पहुंच गई विद इन सेकेंड में तो कोबरा उसे डस सकता था। इसने आओ देखा ना ताओ, इस शिकारी ने उठाया अपना भाला और दे मारा। निशाना सटीक था, सीधा जो फण फैलाकर बैठा था नाग, उसके फण के अंदर, उसके फण को चीरता हुआ बाहर निकल गया। नाग गिरा। इसने तत्क्षण दूसरा खड्ग निकाला अपना और वो खड्ग रस्सी को दे मारा और नीचे तक तक वो भागते हुए आ गया था। उसने राजकुमारी को अपनी बाहों में समेट लिया, नीचे गिरने नहीं दिया। राजकुमारी देखती ही रह गई। कहा कि ये सब मुझे माफ कीजिएगा, हम लोग अत्यंत गरीब हैं, पर हम जंगली जानवरों का शिकार करके ही अपना उदर पोषण करते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप इस तरह से पैदल चलोगी और इस तरह से फंस जाओगी मेरे ही जाल के अंदर। मैं क्षमा चाहता हूं। राजकुमारी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है, पर तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूं। पूछा किस तरह से, क्या करते हो, कहाँ रहते हो? कि मैं बस
इसी जंगल के पास में झोपड़ी में ही रहता हूँ। मेरा छोटा सा परिवार, मेरी माँ है, पिताजी तो है ही नहीं, और हमारा गुजर बसर इस तरह से शिकार करके ही होता है। राजकुमारी उस शिकारी से बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि ये शिकारी सिर्फ शिकारी नहीं था, यह अत्यंत शूरवीर था, निडर था। उसने बिंदास राजकुमारी के सामने भी जो कुछ हुआ वो बता दिया। राजकुमारी बड़ी प्रभावित हुई। वहां से निकलकर राजकुमारी को अंगरक्षकों ने कहा कि आप अब पैदल नहीं चलोगी, आप रथ के ऊपर ही समारूढ़ हो जाइए। रथ पे बैठकर अतिशीघ्र वे वापस अपनी राजधानी में पहुंचते हैं। राजधानी में पहुंचने के बाद में राजकुमारी अपने पिताश्री को, वीरदेव को सब कुछ बताती है, घटना किस तरह से मैं गई और क्या क्या मुझे देखने को मिला। अब पद्मावती और वीरदेव तो उसकी बातें सुनते सुनते ही एकदम दंग हो गए, आश्चर्य भी व्यक्त करने लगे। अब वीरदेव ने फिर वही प्रश्न अनंगरती के सामने रख दिया कि बेटा, अब विवाह के लिए हम जगह जगह दूतों को भेजना शुरू करना चाहते हैं, तुम्हारी इजाजत चाहिए। अनंगरती ने कहने लगी कि पिताश्री आप कैसी बात करते हो, हम उसी परंपरा को ढोते हुए अब नहीं चलेंगे। हमारे नगरी के अंदर ही ऐसे कई लोग हैं जो कि अच्छी तरह से राज्य की धुरा का वहन कर सकते हैं। बेटा तुम क्या कह रही हो, जरूरी नहीं है ना महाराज कि हमें राजकुमारी चाहिए या राजा ही चाहिए। बेटा जरूरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नहीं भी रहे तो तुम तो अच्छी तरह से राज्य की धुरा को संभाल सकते हो। हाँ पिताजी मैं संभाल सकती हूं, पर मैं भी किसी ना किसी की अर्धांगिनी बनूंगी तो वो भी संभाल सकता है। बेटा हमें तो तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, पर कौन है? पिताजी कोई नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। तो बेटा एक काम कर, फिर हमारे ही नगरी में इतने शक्तिशाली, संपन्नता से परिपूर्ण, शौर्य, वीर्य, धैर्य, विद्वान ऐसे लोग हैं तो तू स्वयंवर कर ले। स्वयंवर की प्रथा तो शुरू से चली आ रही है। हम हमारे ही राज्य के अंदर उद्घोषणा करवा देते हैं कि राजकुमारी अनंगरती स्वयंवर के अंदर वरमाला किसी योग्य वर के गले में डालना चाहती है, और वो तिथि और निश्चित कर देते हैं तारीख। बस तुम विवाह की तैयारियां कर लो, मैं तो तैयार हूं, क्योंकि अब मैं और तुम्हारी मां शीघ्रातिशीघ्र ये सब कुछ, क्योंकि जो भी तुम्हारा पति होगा उसे और तुम्हें ही ये संभालना है, और हम वानप्रस्थ आश्रम में जाकर अपने जीवन के अंतिम समय में योग आदि क्रिया के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। राजकुमारी अनंगरती ने कहा कि पिताश्री आप सही कह रहे हो, आप उद्घोषणा करवा दीजिए। जगह जगह उद्घोषणा करवाई गई। काफी अच्छे अच्छे विद्वान जो कुंवारे थे, पंडित, विचक्षण बुद्धि के धनी, कवि, शौर्य वीर्य से परिपूर्ण सैनिक, ऐसे लोग आते चले गए। बहुत बड़ा मंडप स्थापित किया था, ये चारों भी आए। वस्त्र निर्माता का वो लड़का जिसने साड़ी भेंट की थी, उसका लड़का, जो विविध भाषा का जानकार था, पशु पक्षियों का, वो भी आया था। तीसरा वह जो वैद्यराज, जो कि युवा था और समाज सेवा में अपना विश्वास रखता था, वो भी आया था। और चौथा वो शूरवीर, अत्यंत गरीब घराने का, वेशभूषा से भी वैसा ही, पर अत्यंत शूरवीर, जिसने राजकुमारी की जान बचाई थी। सर को भाला दे मारा था, ये चारों भी थे। राजकुमारी एक एक करके सभी के सामने वरमाला लेकर जाती, तनिक सोचती और आगे निकल जाती। उनमें से इन चारों के सामने वो रुकी थी 2 सेकंड के लिए।
सबसे पहले वस्त्र निर्माता के उस पुत्र के सामने आई, तनिक सोचने लगी, पता नहीं उसने क्या सोचा और आगे निकल गई। फिर बारी थी विभिन्न पशु पक्षियों की भाषा को जानकार उस व्यक्ति की, उसके सामने भी आकर ठिठक गई, कुछ सोचकर आगे निकली, वैद्यराज के सामने आई, सोचने लगी, ये तो समाज सेवा करने वाले हैं, कितने लोगों का भला होता है, पर फिर आगे निकल गई। अब शूरवीर जिसने जान बचाई थी उसके सामने आई, तनिक ठिठकी, सोचने लगी, फिर आगे निकल गई। बाकी के भी लोगों को देखती गई और आगे निकलती गई, पर उनके सामने वो रुकी तक नहीं। फिर उसने कहा कि इन चारों को अलग से बुलाओ और फिर से खड़ा करो, इन चारों में से किसी एक के गले में मैं माला डालूंगी। चारों बड़े खुश हुए। अब विक्रमादित्य को वेताल कहने लगा कि महाराज, हे विक्रम, अब सुना, राजकुमारी किसके गले में वरमाला डालेगी? राजकुमारी के लिए कौन योग्य है? क्या सोच समझकर वो वरमाला डालेगी? यदि तुमने सही जवाब नहीं दिया आते हुए भी, तो तुम जानते हो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े मैं कर दूंगा अपनी योग बल की साधना से। और यदि तुम बोले, उसका भी परिणाम तो जानते हो। मैं चला, पर विक्रमादित्य जानते थे आगे की कहानियां सुनने के लिए मुझे तो सही जवाब देना ही पड़ेगा। उसने कहा कि वेताल सुनो, राजकुमारी उस शूरवीर जो कि गरीब है हालांकि, पर जिसने उसकी जान बचाई थी, उसी के गले में वरमाला डालेगी। वेताल अट्टहास करने लगा कि वाह विक्रम, कमाल कर दिया तूने, पर इन तीनों के अंदर क्या कमी थी, उसका स्पष्टीकरण भी बताओ, और इसी के गले में क्यों डाली या क्यों डालेगी ये भी बताओ। विक्रमादित्य कहने लगे कि देखो, राजकुमारी अत्यंत विचक्षण बुद्धि की धनी थी। वस्त्र निर्माता तो राजा के नगरी के अंदर कतिपय होते हैं, और उनको सिखाने के लिए वो अलग से प्रशिक्षण केंद्र भी खुलवाकर इस तरह के वस्त्रों का निर्माण करके आयात निर्यात का व्यापार भी करवा सकती थी, और वो धनाढ्य था, सब कुछ था। पर उसने सोचा कि ये मेरे जीवन साथी बनने के लायक नहीं है। विविध भाषाओं के जानकार को ये के लिए उसने सोचा कि ये तनिक मनोरंजन के लिए ठीक है, पर जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। अलग ज्ञान है, अलग विद्या है, मैं जानती हूं, पर जीवन साथी के लिए योग्य नहीं। वैद्यराज, ये सिर्फ हमारे राज्य के राजवैद्य बन सकते हैं, मेरे जीवन के अधिपति नहीं। और ये शूरवीर जो है राज्य, क्योंकि मेरे पिताजी, मुझे उन्होंने खुली छूट दे रखी, इसका मतलब ये नहीं। और स्त्री तो स्त्री होती है, राज्य की धुरा किसी पुरुष के हाथ में रहे तो राज्य की वृद्धि निरंतर होती रहती है। माना कि गरीब घर का है, पर ये बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के साथ साथ अनेक विद्याओं में पारंगत हो सकते हैं, और ये इसका निशाना भी सटीक है। राज्य की राजगद्दी के ऊपर मुझे शूरवीर चाहिए, ताकि पिताजी को भी मेरा निर्णय सही लगे। ये सब सोचकर राजकुमारी ने शूरवीर के गले में ही माला डाली होगी। बेताल बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि विक्रम, तुम सचमुच में अत्यंत सटीक न्याय करने में माहिर हो। इतना कहते ही वेताल फिर से हवा में उड़ा और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर औंधा लटक गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
अगले गुरुवार को हम फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। प्रणाम।